लेकिन इतिहास कुछ और ही कहानी बताता है। दरअसल जब देश के आजाद होने के वक्त कश्मीर ये तय नहीं कर पाया था कि उसे पाकिस्तान में मिलना है या भारत में, तब भारत के आखिरी वायसराय और सबसे बड़े अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड माउंटबेटन कश्मीर यात्रा पर गए और वहां के महाराजा हरि सिंह से मिले। हरि सिंह ने उनसे कहा कि उनकी इच्छा है कि कश्मीर दोनों देशों से अलग एक आजाद देश बना रहे। लेकिन माउंटबेटन ने उन्हें समझाया कि ये पॉसिबल नहीं है कि भारत और पाकिस्तान जैसे दो बड़े देशों के बीच कश्मीर एक आजाद देश बना रहे, और न ही ब्रिटेन कश्मीर को ऐसा कोई स्टेटस देने के लिए तैयार होगा। ऐसे में कश्मीर का दोनों में से किसी भी देश में मिल जाना ही ठीक रहेगा। और महाराजा हरि सिंह से कहा कि अगर आप चाहें तो कश्मीर को पाकिस्तान में भी मिला सकते हैं और इस पर भारत कोई आपत्ति नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा वादा खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। ऐसा बताया जाता है कि सरदार पटेल शुरू में कश्मीर को भारत में मिलाने के समर्थक में नहीं थे, क्योंकि तब कश्मीर की सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम थी और विभाजन का फैसला इसी तर्क के आधार पर हुआ था कि मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र पाकिस्तान को दिए जाएंगे। इसके अलावा सरदार पटेल का मानना था कि ये फैसला कश्मीर के महाराजा पर छोड़ देना चाहिए कि उन्हें भारत में शामिल होना है या पाकिस्तान में। फिर आगे जाकर सरदार पटेल ने कश्मीर पर अपना रुख बदला और ये फैसला किया कि अब भारत टू नेशन थ्योरी के खिलाफ रहकर कश्मीर को भी अपना ही हिस्सा मानेगा। ये सारी बातें ये साबित करने के लिए काफी हैं कि सोशल मीडिया पर पंडित नेहरू के खिलाफ बेमतलब का जहर फैलाया जाता है और उनके साथी रहे सरदार पटेल को उनके खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन सच्चाई सोशल मीडिया से कितनी दूर होती है, ये आप और हम समझ ही रहे हैं। आजादी, ये शब्द सुनते ही आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? इस पर भारत के लगभग हर किसी का जवाब होगा 15 अगस्त 1947। लेकिन क्या वजह थी कि 15 अगस्त 1947 के बारे में बात करते हुए दिल्ली के बिरला हाउस में बैठे महात्मा गांधी कह रहे थे कि ये दिन जश्न मनाने का नहीं है, बल्कि प्रार्थना करने का है और ये सोचने का है कि क्या हम सही कर रहे हैं या गलत। आखिर क्या वजह थी कि जब हमारा देश 200 सालों की गुलामी से आजाद हो रहा था, तब देश की आजादी का सबसे बड़ा सिपाही जश्न मनाने की बजाय दूर बंगाल की गलियों में नंगे पांव चल रहा था? ये कहानी है भारत के इतिहास के सबसे खूनी पन्ने की। वो दौर जब इंसान के रूप में हैवान हाथ में तलवार लेकर गलियों में खून बहा रहे थे। जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ये ऐलान कर चुकी थी कि वो मुसलमानों के लिए पाकिस्तान लेकर रहेगी। वहीं कांग्रेस ने कहा था कि बंटवारा उन्हें मंजूर नहीं है, और गांधी जी तो ये भी कह गए कि अगर भारत का बंटवारा हुआ तो उनकी लाश पर ही होगा। तब जिन्ना ने भी तय कर लिया कि अब बंटवारे के लिए लाशें ही गिराई जाएंगी। मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरे देश में डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की और उसके तहत देश भर में भयानक दंगे शुरू हो गए। लाखों हिंदू और मुसलमान मारे जाने लगे और अनगिनत औरतों का बलात्कार हुआ। न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए और न जाने कितनों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। बंगाल, बिहार और दिल्ली की गलियां खून से रंगी जा चुकी थीं, और जिन इलाकों में मुसलमान रहते थे वहां हिंदू जाने से भी घबराते थे। वहीं हिंदुओं के इलाकों में मुसलमान पैर नहीं रखते थे। आजादी की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले दो समुदाय अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। देश आजाद हो गया, लेकिन ये दंगे इसी तरह से चलते रहे। इसी से परेशान होकर महात्मा गांधी आजादी का जश्न छोड़कर बंगाल चले गए और गली गली घूमकर लोगों से आपसी लड़ाई छोड़ने के लिए कहने लगे। देखते ही देखते बंगाल की गलियों में खून खराबा बंद हो गया और लोगों ने इसे महात्मा गांधी का चमत्कार कहा। लेकिन दंगों के उन काले दिनों के सालों बाद सोशल मीडिया पर यह कहा गया कि जब देश दंगे की आग में झुलस रहा था, तब 15 अगस्त 1947 के दिन पंडित नेहरू अपने भाषण तैयार करने और अपने लिए कपड़े सिलेक्ट करने में बिजी थे। कहा गया कि नेहरू जी को देश में दंगों की जरा भी चिंता नहीं थी और उन्हें बस अपनी पड़ी थी। कितनी सच्चाई है इस दावे में, और क्या सच है 15 अगस्त 1947 का? आखिर कैसा था आजादी का पहला दिन और उस वक्त दिल्ली में क्या चल रहा था जब भारत आजादी की हवा में अपनी पहली सांस ले रहा था? 15 अगस्त के दिन दिल्ली के प्रिंसेस पार्क में 5 लाख लोग जमा हो चुके थे, जिनके सामने पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। तिरंगे को सलामी देने के लिए सेना अपनी परेड की तैयारी कर रही थी और तभी देश के दूसरे कोने में दंगे भड़क रहे थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री होने के नाते आजादी के दिन देश को संबोधित करने की जिम्मेदारी भी पंडित नेहरू के कंधों पर ही थी।
सवेरे उठकर नेहरू तैयार ही हुए थे कि उन्हें मिलने के लिए बाहर से दो सन्यासी आए और नेहरू को माला पहनाकर उन्होंने नेहरू के माथे पर भभूत लगाई। इन सन्यासियों की तरह पूरा देश उस वक्त नेहरू जी और गांधी जी की जय जयकार करता हुआ आजादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था। सन्यासियों से मिलने के बाद नेहरू जी अपने खाने की टेबल पर बैठे ही थे कि उनके पास एक फोन आया। फोन पर बात करने के दौरान ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया और रोते हुए उन्होंने अपनी दोनों आंखों पर अपने हाथ रख लिए। पास बैठी उनकी बेटी इंदिरा के पूछने पर नेहरू ने बताया कि फोन पाकिस्तान के लाहौर से आया था, जहां के प्रशासन ने हिंदुओं और सिखों की बस्ती में पानी की सप्लाई को बंद कर दिया है। हजारों हिंदू और सिख प्यास से तड़प रहे थे और हर सेकंड मौत को अपनी तरफ आता देख रहे थे। जो औरतें और बच्चे पानी की तलाश में घर से बाहर निकल रहे थे, उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा था। लोग हाथ में हथियार लेकर गलियों, मोहल्लों और रेलवे स्टेशनों पर घूम रहे थे कि कहीं कोई हिंदू या सिख दिख जाए तो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। हालात ऐसे थे कि ना तो हिंदुओं और सिखों को पाकिस्तान छोड़कर जाने की इजाजत थी और न ही उन्हें वहां जिंदा रहने दिया जा रहा था। लाहौर की गलियां जल रही थीं और जल रहे थे हिंदुओं और सिखों के हजारों घर। फोन पर इतनी बात सुनकर लगभग रोते हुए नेहरू जी ने कहा कि ऐसे हालातों में मैं आज देश को कैसे संबोधित करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं कैसे आज बता पाऊंगा कि मैं देश की आजादी पर खुश हूं और कैसे आजादी के इस जश्न में खुद को शामिल कर पाऊंगा। तब पास बैठी इंदिरा गांधी ने अपने पिता को दिलासा देते हुए कहा कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आप अगर इस तरह से टूट जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। आपको आज आजादी के पहले भाषण की तैयारी करनी चाहिए। तब उखड़े मन के साथ नेहरू जी ने अपने उस ऐतिहासिक भाषण की तैयारी की जिसने भविष्य के भारत की दिशा तय की थी। भारत की संसद भवन के सेंट्रल हॉल में 14 अगस्त 1947 की रात ठीक 11:55 पर पंडित नेहरू की आवाज गूंजी। अपने भाषण की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत साल पहले हमने अपनी किस्मत से एक वादा किया था और आज उस वादे को पूरा करने का समय आ गया है। शायद पूरी तरह तो नहीं, लेकिन जितना हो सके उतना। उन्होंने कहा कि जब आधी रात हो रही होगी और सारी दुनिया सो रही होगी, तब भारत जाग कर आजादी की सांस लेगा। नेहरू जी ने कहा कि ये एक ऐसा मौका है जब भारत के लोगों को भारत से भी बढ़कर पूरी इंसानियत की सेवा करने की कसम खानी चाहिए। आगे हजारों सालों की भारत के सफर के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा कि इतिहास के शुरुआत से ही भारत ने अपनी किस्मत की खोज शुरू कर दी थी। इसलिए हम कई बार सफल हुए तो कई बार हार का भी सामना करना पड़ा। लेकिन चाहे भारत ने अच्छे दिन देखे हों या बुरे, लेकिन कभी भी भारत ने अपने लक्ष्य को आंखों से गायब नहीं होने दिया और न ही उन आदर्शों को भुलाया जिनसे भारत को शक्ति मिलती है। लेकिन भाषण देते वक्त भी पंडित नेहरू आजादी के जोश के साथ साथ भारत के लोगों की जिम्मेदारी को लेकर भी काफी जागरूक थे। इसलिए आगे उन्होंने कहा कि आजादी और शक्ति हमेशा जिम्मेदारी के साथ आती है और उस जिम्मेदारी को इस संसद को संभालना होगा जो भारत के करोड़ों लोगों की रिप्रेजेंटेटिव है। उनके अनुसार ये न तो आराम करने का वक्त है, न ही थक कर बैठ जाने का, क्योंकि आगे भारत को और भी काम करना है जिनसे वो उन वादों और कस्मों को पूरा कर सके जो भारत के लोगों से किए गए हैं। नेहरू जी ने कहा कि भारत की सेवा करने का मतलब है भारत के करोड़ों दुखी लोगों की सेवा करना। अब ऐसे जरूरी वक्त में भला कोई महात्मा गांधी को कैसे भूल सकता है। इसलिए अपने भाषण के बीच वो महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी पीढ़ी के सबसे बड़े आदमी का ये सपना रहा है कि वो हर आंख का आंसू पोंछ सकें। हो सकता है कि हम ये काम पूरी तरह कभी ना कर पाएं, लेकिन जब तक लोगों की आंखों में आंसू और दुख हैं, तब तक हमारा काम कभी भी पूरा नहीं होगा। अपने इस भाषण में पंडित नेहरू विभाजन और उसकी वजह से मारे गए लोगों का दर्द छुपा नहीं पाए। भरे मन से विभाजन से प्रभावित लोगों का जिक्र करते हुए नेहरू जी ने कहा कि इस मौके पर हमारे ध्यान में वो भाई और बहन भी हैं जो राजनीतिक सीमाओं की वजह से अलग थलग पड़ गए हैं और वो लोग उस आजादी की खुशियां नहीं मना सकते जो आज हमारे पास आई है। वो लोग भी हमारे हिस्से हैं और हमेशा हमारे ही हिस्से रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर जैसे ही पंडित नेहरू का ये ऐतिहासिक भाषण खत्म हुआ और 12 बजे देश आजाद हुआ, तो चारों ओर शंख बजाए जाने लगे और लोगों की आंखों से आंसू आने लगे।
और देखते ही देखते महात्मा गांधी की जय जयकार के नारों से पूरा आसमान गूंज उठा। इसके बाद कांग्रेस के नेता सुचेता कृपलानी ने पहले सारे जहां से अच्छा और फिर वंदे मातरम गीत गाया। उसी वक्त संसद भवन के बाहर दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही थी और उस बारिश में भीगते खड़े हजारों लोग महात्मा गांधी की जय के नारे लगा रहे थे। जैसे ही पंडित नेहरू संसद से बाहर निकलकर लोगों के बीच आए तो लोग उन्हें घेर लेने के लिए आगे बढ़ने लगे। उस दिन की गवाही देते हुए प्रसिद्ध लेखक खुशवंत सिंह कहते हैं कि जैसे ही देश आजाद हुआ तो वहां मौजूद हर एक शख्स रो रहा था और अनजान लोग खुशी मनाते हुए एक दूसरे को गले लगा रहे थे। इन बातों से इतना तो साफ होता है कि प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालते हुए जहां एक और नेहरू जी को आजादी के दिन अपने भाषण की तैयारी करनी थी, तो वहीं उनके मन में दंगों की वजह से मारे जा रहे और अपना घर छोड़ने को मजबूर लोगों की चिंता भी थी। अब ये कहना नासमझी होगी कि नेहरू जी को दंगों की चिंता नहीं थी और वो सिर्फ आजादी का जश्न मनाने में बिजी थे। हकीकत तो ये है कि दंगों की खबर सुनकर रोने वाले नेहरू के लिए उससे ऊपर उठकर भारत के पहले प्रधानमंत्री के नाते संसद को संबोधित करने की जिम्मेदारी बहुत मुश्किल रही होगी। तब भी पंडित नेहरू चट्टान की तरह अड़े रहे और पूरी मजबूती के साथ देश को अपना संदेश सुनाकर और भविष्य की तैयारी करने का बिगुल बजाया। अब तक हमने नेहरू जी के कैरेक्टर और उन पर लगे कई आरोपों की सच्चाई आपको बताई, लेकिन एक जरूरी सवाल अभी बाकी रह जाता है, जो उस बात से जुड़ा है जहां महात्मा गांधी अक्सर मजाक में कहा करते थे कि जवाहरलाल नेहरू हमारी पार्टी का अकेला अंग्रेज है। गोल यूपीएससी 16 जी चैनल पर